आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज काफ़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि आपके रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं। और जो लोग सक्सेसफुली हुए हैं, जो लोग क्लियर कर चुके हैं इस सेमेस्टर को, उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और जिनके मान लीजिए बैक है या फिर फेल है, तो वो अच्छे से प्रिपरेशन करें नेक्स्ट टाइम पर, जिससे बहुत अच्छे नंबर से वो पास हों। ठीक है, तो उनको भी शुभकामनाएं बहुत बहुत। तो आप अपने रिजल्ट्स को देख करके और नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम भी आपके मई में हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट कर दें एकदम ऊर्जा के साथ, और फिर ये उम्मीद करें कि आप अच्छे नंबर से ताकि पास हों। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी क्लास होगी वो होगी आपकी डिजीज़ ऑफ शुगर केन की। और डिजीज़ ऑफ शुगर केन के अंतर्गत यानी गन्नों के जो प्रमुख बीमारियां हैं उसको मैं पढ़ा रहा हूं। और इसके अंतर्गत जो मेरा आज का टॉपिक है वो है स्मॉट डिजीज़ ऑफ शुगर केन, यानी कि गन्ने का जो कंड रोग होता है, जिसे कंडवा रोग भी कहते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, गन्ने का कंड अथवा कंडवा रोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं शुगर केन स्मॉट डिजीज। क्या कहते हैं? शुगर केन स्मॉट डिजीज के नाम से जानते हैं। अब इसका साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो स्पोंसोरियम सक्सिटेनियम इसका साइंटिफिक नेम होता है। स्पोंसोरियम सक्सिटेनियम इसका साइंटिफिक नेम होता है। और इसके बात की जाए, जो इसका स्मट डिजीज़ का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात की जाए, इसका वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण की बात की जाए, जब हम इस प्रकार के जो पैथोजेंस होते हैं उनके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, मतलब कि जो इस डिजीज़ को कॉज करने वाले पैथोजेंस होते हैं उसको हम क्लासीफाई करते हैं, तो उसका जो डोमेन होता है वो यूकैरियोटा होता है, और जो इसका किंगडम होता है वो फंजाई होता है। ठीक है, और बेस्डोमाइकोटा इसका डिवीज़न होता है। इसका जो क्लास होता है वो एस्टिगैलिनोमिसीट्स होती हैं, और आर्डर इसका एस्टिलेग्नेस होता है। फैमिली इसकी एस्टिलेनेशी होती है। जीनस इसका स्पोंसिरियम होता है, और इसका जो बॉटेनिकल नेम होता है वो होता है स्पोंसोरियम सक्सिटेमिनम। ठीक है, स्पोंसोरियम सिटेमेनियम इसका जो है वो साइंटिफिक नेम होता है। यानी ये जो रोग होता है वो कि कवक जनित रोग होता है। कैसा रोग होता है? कवक जनित, यानी फंजाई के कारण होने वाला एक काफ़ी घातक बीमारी होती है आपके शुगर केन क्रॉप्स में। और जो इसकी स्पीसीज होती है उसका बॉटेनिकल नेम की बात की जाए तो स्पोंसेरियम स्टेमेनियम इसका जो है वो आपका साइंटिफिक नेम होता है, या बॉटेनिकल नेम इसका होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये गन्ने का एक किस प्रकार से इसके सिम्टम्स होते हैं, और इसके क्या क्या जो है वो डैमेजिंग कैरेक्टर होते हैं, इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गन्ने का सर्वाधिक हानिकारक रोग है। ठीक है, मोस्ट हार्मफुल डिजीज ऑफ द शुगर केन। कैसा रोग है? मोस्ट हार्मफुल डिजीज है शुगर केन का, और रोगों में से एक है। मतलब कि जितने भी ये शुगर केन क्रॉप्स के जो मेजर डिजीजेस होते हैं उसमें सबसे जो प्रमुख रोग, मतलब एक जितने भी मेजर डिजीज होते हैं उसकी श्रेणी में ये भी आता है आपका स्मॉट डिजीज ऑफ शुगर केन। और इसके यूँ तो ये रोग भारत के सभी गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है, परंतु सबसे ज़्यादा ये कहाँ प्रभावित करता है? दक्षिण भारत में इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। वैसे देखा जाए कि ये लगभग जहाँ पर ये गन्ने की खेती की जाती है, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, ठीक है, ये बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, और आपके साउथ के जो एरियाज़ हैं कुछ, वहाँ पर ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा प्रकोप की बात की जाए तो इसका प्रकोप साउथ इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके सिम्टम्स की बात करें स्टूडेंट्स, इसके क्या लक्षण होते हैं, तो लक्षण की बात करें तो यह रोग खेत में सरलता से पहचाना जा सकता है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, खेत में जाकर हम विजिट करें तो हम अगर इसके लक्षण को हम जानते हैं तो खेत में आसानी से इसके बारे में हम आइडेंटिफाई, इसकी पहचान जो है वो कर सकते हैं फील्ड लेवल के जाकर। ठीक है, इस रोग से प्रभावित जो पौधे होते हैं वो छोटे रह जाते हैं। ठीक है, जो हमारे स्वस्थ पौधे होते हैं उनकी अपेक्षा जो स्मट डिजीज से ग्रसित पौधे होते हैं वो छोटे रह जाते हैं, मतलब शॉर्ट रह जाते हैं, और उनकी जो केंद्रीय प्ररोह होती है, सेंट्रल वेन्स जो होती है,
ठीक है। जो सेंट्रल लीफ होती, जिसको हम क्या बोलेंगे, जो सेंट्रल लीफ होती है, जिसको हम हिंदी में केंद्रीय प्ररोह कहते हैं, वो क्या होती है, ऊपर से मुड़ी हुई जो है वो एकदम चाबुक के आकार की टेढ़ी मेढ़ी जो है वो सूखी हुई दिखाई देती है, ठीक है। और जिसमें पाउडर नुमा जो है वो बिल्कुल गंदा सा पाउडर नुमा जो है वो जमा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये लगभग 1 मीटर लंबी होती चाबुक की काली धूल से ढकी हुई संरचना होती है, ठीक है। तो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसकी जो सेंट्रल वेन्स होती है, जो सेंट्रल इसकी लीफ होती है, केंद्रीय जो सेंट्रल लीफ की बात करें, जो बीच की, जिसको हम जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती है, सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण करती है, जिसको हम फ्लैग लीव्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, झंडा पत्ती या फ्लैग लीव्स भी कहते हैं, वो क्या होती है, वो एक तिरछी मुड़ी हुई जो है वो चाबुक के संरचना में परिवर्तित हो जाती है और उस पर देखेंगे कि काफ़ी गंदगी जो है वो एक पाउडर सा जमा जो है वो दिखता है, ठीक है। तो ये इसका सबसे मेजर कैरेक्टर जो है वो होता है। अब इसमें हम आपको थोड़ा सा दिखा के बताएंगे कि जैसे आप देख रहे हैं ये शुगर केन का प्लांट्स है और इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये जो क्या है, ये क्या है, सेंट्रल लीफ है, इसकी क्या है, सेंट्रल लीफ है। सेंट्रल लीफ जो होती है वो इस प्रकार की संरचना में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल सीधी आपको दिखाई देती है, एक चाबुक के आकार की संरचना में चेंज हो जाती है और ये बिल्कुल जो है वो भूरी एवं काली पड़ जाती है और इसके ऊपर इसे पाउडर जैसा जमा हो जाता है, ठीक है। इसमें पाउडर जैसा जो है वो जैसा लगेगा कि धूल जैसे जो है वो धूल मिट्टी जो है जमी हो। तो ये क्या होते हैं, ये इसके फंगस के स्पोर्स होते हैं जो पूरी तरह से उसको कवर कर लेते हैं लीफ को। इससे क्या होता है कि जो ये फ्लैग लीफ होती है इसे क्या कहते हैं, फ्लैग लीफ या झंडा पत्ती भी कहा जाता है, क्या कहता है, झंडा पत्ती या फ्लैग लीफ कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती है, सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है फसलों में, वो सबसे जो सेंट्रल लीफ होती है जिसे फ्लैग लीफ कहते हैं वही करती है, ठीक है। तो ये जो केंद्रीय प्ररोह होती है, अगर इसमें कोई बीमारी हो जाती है तो फिर हमारा जो है वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाती है प्लांट में और पौधा जब भोजन नहीं बना पाता है तो उसकी ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है, आप लोग भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये पौधा जो है वो पूरा सूखने लगता है और उसमें जो शुगर क्वालिटी होती है, जो गन्ने की गुणवत्ता होती है वो डिक्रीज हो जाती है और जो शुगर होता है वो लो क्वालिटी का होता है और कम पैदावार मिलती है। जो फार्मर्स होते हैं उनको इकोनॉमिकली जो है वो काफ़ी लॉस उठाना जो है वो पड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो ये गन्ने में काफ़ी हानि पहुंचाता है, तो इससे इकोनॉमिकली जो है वो काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है हमारे इंडियन फार्मर्स को। तो इस प्रकार से इसके कैरेक्टर्स देखते हैं और दूसरी इमेज में हम दिखा सकते हैं कि इस प्रकार से लक्षण आपको दिखाई देते हैं। देखिए आपका सेंट्रल जो लीव्स है वो बिल्कुल भूरे काले में परिवर्तित हो जाती है और सबसे ज़्यादा है कि उसके ऊपर एक पाउडर जम जाता है। पाउडर क्या होता है, वो फंगस के स्पोर्स होते हैं, यानी जो फंजाई होता है, कवक होता है, उसके पूरे स्पोर्स जो है वो बीजाणु जिसको बोलते हैं वो पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा जमे हुए होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के कैरेक्टर जो है वो दिखाई देते हैं और जनरली क्या होता है कि प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पाता है, जिससे उससे शुगर की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है और शुगर लो क्वालिटी का होता है और कह सकते हैं कि उसका जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिससे फार्मर को इकोनॉमिक लॉस जो है वो उठाना पड़ता है। तो इसके मेजर कैरेक्टर जो है वो इस प्रकार से हम जान सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ये इमेज से हम और अच्छा समझा सकते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए ये शुगर केन का प्लांट है और इसमें इस प्रकार के देखिए ये जो सेंट्रल इसकी लीफ है, ठीक है, वो इस प्रकार से चाबुक के आकार में मुड़ी हुई है, बिल्कुल कड़ी हो जाती है पत्ती और ऐसे मुड़ जाती है और उस पर काले कलर के पाउडर नुमा जो है वो जम जाते हैं, ठीक है, ये भी आप देख रहे हैं इसमें। तो ऐसे कर जो है वो ऐसे लक्षण अगर आपको खेत में दिखाई देते हैं गन्ने की फसल में तो उसे हम क्या कहते हैं, स्मट डिजीज या फिर गन्ने का कंडवर रोग के नाम से या कंड रोग के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है। तो इसकी ये मुख्य पहचान जो है वो स्टूडेंट्स होती है।
इसके बाद फिर इसके जो प्रारंभिक अवस्था होती है यह संरचना एक पतली रूपहली झिल्ली द्वारा ढकी होती है। और इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको नज़दीक से टच करके देखेंगे तो पतली सी एक झिल्ली नुमा ये संरचना ढकी होती है। जो पत्ती होती है उसके ऊपर एक पतली सी पारदर्शी झिल्ली से कवर होता है, मतलब ढक जाती है, और वो अंदर अंदर जो है पूरा काली पड़ जाती है पत्ती। तो इस प्रकार के इसके सिम्टम जो है वो दिखाई पड़ते हैं। और इस झिल्ली के फटने से काला चूर्ण समूह वायुमंडल में बिखर जाता है। तो इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, इसके बीजाणु होते हैं, कवक के बीजाणु जो है वो एक काली ये जो है क्या कहते हैं, ये जो ऊपर से पतली परत चढ़ी होती है उसके अंदर क्या भरे होते हैं, स्पोर्स भरे होते हैं, उस फंजाई के जो है वो बीजाणु भरे होते हैं। और जैसे ही ये जो है वो जो पारदर्शी झिल्ली होती है वो फटती है तो उसके स्पोर जो होते हैं स्मट डिजीज़ के वो बाहर बिखर जाते हैं और जो अदर प्लांट्स होते हैं खेत में उसके ऊपर गिर जाते हैं, जिससे कि अन्य पौधे भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से, या फिर मिट्टी में गिर जाते हैं और फिर अगले वर्ष जब हम गन्ना लेते हैं तो वो पुनः जो है वो जर्मिनेट होकर के दूसरी फसल में फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका डिसेमिनेशन होता है। और यह एक काला चूर्ण समूह कवक के कंड बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं, कंड बीजाणु होते हैं। और पेड़ी या मुड़ी पर पोरी बोवड़ी की अपेक्षा यह रोग अधिक लगता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो पोरियां होती हैं, जो स्टेम्स होता है, उस स्टेम की अपेक्षा ये लीफ को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये डिजीज़ जो होती है वो स्टेम से ज़्यादा लीफ को डैमेज ज़्यादा करती है। ठीक है, और मतलब इस फसल में एक मौसम में कंडयुक्त चाबुक जैसी संरचना होती है। एक चीज़ और है कि ये जो है वो जो आपकी ईख जिसको कहते हैं, ठीक है, जो ईख होती है, ईख फसल जो होती है गन्ने की, उसमें ज़्यादा ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस फसल में एक मौसम में जो कंडयुक्त चाबुक जैसी संरचनाएं पहली बार मई या जून के महीने में दिखाई देती हैं और दूसरी बार अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिखाई देती हैं। तो इस डिजीज़ का जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, प्राथमिक जो लक्षण दिखाई देते हैं वो किस महीने में दिखाई देते हैं, आपके मई जून के महीने में दिखाई देते हैं। और जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, द्वितीयक लक्षण होते हैं, वो कब दिखाई देते हैं, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस डिजीज़ के जो प्राइमरी कैरेक्टर्स होते हैं, प्राथमिक लक्षण, वो शुरुआती लक्षण जिसको कहते हैं, वो आपके मई जून के महीने में दिखाई देते हैं। और जो द्वितीयक लक्षण होते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, वो आपके दिखाई देते हैं अक्टूबर नवंबर में। प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं, प्राथमिक लक्षण में क्या होता है कि शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि थोड़ा सा जो सेंट्रल लीव्स हैं, सेंट्रल जो प्ररोह है उस पे स्पॉट दिखाई देंगे, दाग धब्बे दिखाई देंगे। किस रंग के दिखाई देंगे, काले एवं भूरे रंग के धब्बे दिखाई देंगे। और इसके बाद सेकेंडरी क्या है, जब वो धब्बे पूरी तरह से ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं, पूरी पत्ती में फैल जाते हैं और उस पर एक चूड़ जैसी संरचना, चूड़ जमा हो जाता है, तो वो सेकेंडरी कैरेक्टर जो है वो कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद आगे बात करेंगे कि यह एक क्या है, सर्वांगी रोग है। कैसा डिजीज है स्टूडेंट्स, सिस्टमेटिक डिजीज है, सर्वांगी रोग इसको कहा जा सकता है, जो कि पूरे पौधे के प्रत्येक भाग में फैल जाता है। ठीक है, और मुख्यतः इसका संचरण जो होता है वो कंडयुक्त गन्ने की पोरियों द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि जो पोरियां होती हैं, जो इसके स्टेम्स के पार्ट होते हैं जिसको पोरी कहते हैं, पोरियों के द्वारा इसका डिसेमिनेशन होता है। मतलब नीचे से ऊपर की ओर पोरियों के द्वारा ये जो है वो फैलता है। ठीक है, ये जो इसके बीजाणु होते हैं, जो कंड होते हैं, स्मट डिजीज होता है, वो कैसे फैलता है, इनके स्टेम की पोरियां जो होती हैं, केंस जिसको कहते हैं, उसके द्वारा जो है वो फैलते हैं। और रोग का द्वितीय संक्रमण वातोड़ कंड या बीजाणुओं द्वारा होता है और कंड बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका जो फैलाव होता है, डिसेमिनेशन होता है स्टूडेंट, वो कैसे होता है, हवा के द्वारा होता है। इनके जो स्पोर्स होते हैं वो हवा में फैल करके दूसरे पौधे को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जब ये झिल्ली फटती है
तो उससे जो स्पोर्स निकलता है, चूर्ण जो निकलते हैं, चूर्ण क्या होते हैं, उनके बीजाणु होते हैं कवक के, वो हवा में फैल करके दूसरे पौधों पर गिर जाते हैं और उसमें भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। या फिर मिट्टी में गिर जाते हैं तो मिट्टी में सुसुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, और जब नेक्स्ट बार अगली बार हम अगले वर्ष जब गन्ने की फसल को लेते हैं तो फिर उसको ये प्रभावित करना शुरू कर देते हैं, मतलब नए पौधे को भी ये प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनका फैलाव जो है वो होता है एक पौधे से दूसरे पौधे में। अब आगे बात करेंगे इनके पैथोजेंस की बात की जाए, यानी कि रोग कारक की बात की जाए, तो इनका जो रोग कारक होता है एस्टिलैगोसिटैमिनिया, ठीक है, इनका जो रोग कारक होता है वो क्या होता है, एस्टिलैगोसिटैमिनिया इनका पैथोजेंस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके जो पैथोजेंस होते हैं उनका ये नाम है। और इनके कंट्रोल एवं मैनेजमेंट की बात की जाए, ठीक है, तो अगर सही रूप से हम इनका कंट्रोल में देखिए 3 चीज़ें आती हैं। एक तो होता है बचाव, और दूसरा उसका जो है वो नियंत्रण, और तीसरा जो होता है वो होता है इरेडिकेशन या फिर उन्मूलन। तो अगर कंट्रोल में 3 चीज़ें मुख्य रूप से आती है, पहला प्रिवेंशन, दूसरा कंट्रोल, और तीसरी क्या होती है, इरेडिकेशन। तो अगर प्रिवेंशन का मतलब होता है कि हम बीमारी को खेत में आने ही ना दें, ठीक है, कि जो बीमारी है, जो डिजीज हैं, पैथोजेंस हैं, उनको खेत में प्रवेश ही ना करने दें। तो वो कैसे नहीं प्रवेश होंगी ये बताइए आप। ठीक है, वो प्रवेश तब नहीं होगी जब हम बिल्कुल खेत को साफ सुथरा रखेंगे, खरपतवार मुक्त रखेंगे, और जो हम बीज खरीदेंगे वो एक प्रमाणित संस्था से खरीदेंगे, और बीज को हम निर्मुक्त, मतलब कि बीज को अच्छे से ट्रीटमेंट करके ही हम सकर्स जो होते हैं, इसके केन्स जो होते हैं, बीज जिसको कहते हैं, सकर्स जो होते हैं, उसको हम अच्छे से स्टरलाइज करके, अच्छे से शोधित करके, ट्रीटमेंट करके जब हम उसको लगाएंगे, और जो रोग ग्रसित पौधे होंगे उनको खेत से हम बाहर निकाल देंगे, तो इस प्रकार से रोग को हम अपने फील्ड में आने से रोक सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर थोड़ा मोड़ा दिखाई देते हैं तो उसको हम फिजिकली या मैनुअली या फिर हम उसका थोड़ा सा नियंत्रण कर सकते हैं। इरेडिकेशन का मतलब होता है कि हम अगर बीमारी आ जाती है तो फिर उसको केमिकली जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उसको हम नियंत्रित करें, ठीक है, लेकिन वो इरेडिकेशन ज़्यादा खर्चेलू विधि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि खेत में कंडयुक्त गन्ने के ठूठों को सावधानी पूर्वक कंडयुक्त चाबुक जैसी संरचनाओं के फटने से पहले ही जड़ से उखाड़ कर जला देना चाहिए। तो अगर इसके प्राइमरी कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं किसी पौधे में, तो अगर मान लीजिए जो इसकी परत है, जो ऊपर इसकी कंडयुक्त, कंड के ऊपर जो झिल्ली नुमा आकृति दिखाई देती है, उसके फटने से पहले, मतलब कि बीजाणुओं के निकलने से पहले ही पौधे को उखाड़ करके मिट्टी में दबाया फिर जला देना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये उसकी जो कंड जो है वो जो स्पोर्स हैं वो बाहर नहीं आ पाएंगे और उसका अदर प्लांट्स में उसका डिसेमिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और रोगग्रस्त खेतों से बीज के लिए गन्ने की पोरियों का चुनाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिस खेत में इस बीमारी का प्रकोप हुआ हो उसमें क्या करना चाहिए, जो सकर्स हैं, केन हैं, उसको बीज के लिए नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो रोगग्रस्त खेतों से उन पोरियों का चुनाव नहीं करना चाहिए जो बीज के लिए, मतलब जो बीज के लिए पोरियां हैं उसका चुनाव रोगग्रसित खेत से नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो रोग मुक्त फील्ड्स हैं वहीं से ही पोरियों का सिलेक्ट करना चाहिए बुआई के लिए। ये भी ध्यान देना चाहिए रोग के नियंत्रण के लिए। अगला है कि यदि फसल में रोग लग गया है, ठीक है, तो उसकी पेड़ी से फसल नहीं लेना चाहिए, विशेष रूप से रोगग्राही किस्म की पेड़ी फसल तो उगानी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान देना चाहिए अगर बीमारी का प्रकोप हो चुका है तो उस खेत से बिल्कुल जो है वो सकर्स को बीज के लिए नहीं चुनाव करना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि जो डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़ हैं, जो रोग प्रतिरोधी वेराइटीज़ हैं, प्रजातियां हैं, उसको ही बुआई के लिए प्रयोग करना चाहिए। जो कि रोगग्राही हैं, मतलब जिसमें डिजीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, उस वेराइटीज़ को बोने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, और सदैव गन्ने की कंड रोग प्रतिरोधी किस्में ही लेना चाहिए। ठीक है, जो स्मट डिजीज से रेजिस्टेंस क्रॉप्स हैं उसको ही बोना चाहिए, जैसे कि CO49, CO527, CO658, CO974, CO6806, इस प्रकार की वेराइटीज़ को जो है वो
बोना चाहिए। ठीक है, तो ये जितनी भी वेराइटीज़ दी हैं वो आपकी डिजीज़ रेजिस्टेंस प्रजातियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बोने से, इस प्रकार की प्रजातियों की बुआई करने से बीमारी का प्रकोप खेत में नहीं होता है और जो हमारा नियंत्रण का खर्च है वो भी बच जाता है और इकोनॉमिकली हमको जो है वो फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार से सही समय पर रोग की सही पहचान करके हम इस बीमारी से अपने खेत को, अपनी फसल को बचा सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ये आपका इम्पोर्टेंट डिजीज़ था जो यहीं पर ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।